शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि यासीन मलिक पर आज समाअत होनी है। एनआईए की अर्जी पर यह सुनवाई होगी। यासीन मलिक को सजाए मौत देने की एनआईए ने मांग की है। दहशतगर्दों को फंड फराहम करने का मामला है। केस में कसूरवार यासीन मलिक को पहले ही ठहराया जा चुका है। तो यासीन मलिक पर आज बहुत अहम समाअत होने वाली है। एनआईए की अर्जी पर होगी सुनवाई। यासीन मलिक को सजाए मौत देने की एनआईए ने की है मांग। दहशतगर्दों को फंड फराहम करने का मामला। केस में पहले ही कसूरवार यासीन मलिक को ठहराया जा चुका है। यासीन मलिक तिहाड़ जेल दिल्ली में फिलहाल बंद है और आज का दिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनआईए की अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। यासीन मलिक को सजाए मौत देने की एनआईए ने मांग की है क्योंकि दहशतगर्दों को फंड फराहम करने से मामला जुड़ा हुआ है। केस में कसूरवार यासीन मलिक को पहले ही ठहराया जा चुका है। तो यासीन मलिक को सजाए मौत देने की एनआईए ने मांग की है। दहशतगर्दों को फंड्स फराहम करने से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। केस में कसूरवार यासीन मलिक को ठहराया जा चुका है। वो अभी भी जेल में है, लेकिन आज यासीन मलिक पर बहुत इंपॉर्टेंट समाअत होने वाली है। अहम समाअत होने वाली है यासीन मलिक पर। एनआईए की अर्जी पर यह सुनवाई आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट में एनआईए ने सजाए मौत की मांग की है यासीन मलिक पर। तो यासीन मलिक को सजाए मौत देने की एनआईए ने मांग की है। इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी सुशील पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, आज का दिन यासीन मलिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनआईए ने यासीन मलिक की सजाए मौत की मांग की है और उस पर आज हियरिंग होनी है। आज बिल्कुल देखिए, साफ तौर से अबू ये निश्चित रूप से अपने आप में एक बड़ा मामला है क्योंकि एनआईए की तरफ से निचली अदालत के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें साफ तौर से एनआईए की तरफ से ये मांग की गई है कि यासीन मलिक को फांसी की सजा देनी चाहिए क्योंकि जिस तरह वो गंभीर अपराधों में फिलहाल संलिप्त थे और उन्होंने अपने गुनाह को खुद उन्होंने कबूल किया था। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, इन तमाम मामलों में वो इन्वॉल्व थे, जिसमें वार अगेंस्ट इंडिया और यूएपीए और तमाम जो देशद्रोह की धाराएं हैं वो उन पर लगाई गई थी, जिसमें साफ तौर से यासीन मलिक ने कहा था कि उनके द्वारा फिलहाल जो भी कश्मीर में हालात बिगड़े उसके जिम्मेदार वो स्वयं हैं। हालांकि निचली अदालत में भी जब मई में पिछली साल उनको सजा दी गई थी तो एनआईए की तरफ से ये कहा गया था कि इनको फांसी की सजा देनी चाहिए क्योंकि यासीन मलिक ही एक ऐसे सदस्य थे जिनके द्वारा कश्मीर, न केवल कश्मीर बल्कि पाकिस्तान में बैठे आकाओं से उन्होंने सीधा संपर्क किया और कश्मीर की आबा हवा में जहर घोला और ऐसे में कई मासूम जो जिंदगियां हैं वो तबाह हुई। लिहाजा यासीन मलिक को आईपीसी के जो कठोर फिलहाल जो अपराधों के अंतर्गत जो सजा है वो फांसी की सजा है। लिहाजा वो जिम्मेवार हैं और उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। अब एनआईए हाईकोर्ट में पहुंचकर ये कह रही है कि चूंकि इस पूरे मामले में उनके खिलाफ यूएपीए, देशद्रोह और मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, इन तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज है, उन्होंने खुद अपना गुनाह कबूल किया है, ऐसे में उनको फांसी की सजा देनी चाहिए और ये मांग एनआईए ने की है। आज जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की बेंच में इस पूरे मामले में सुनवाई की जाएगी। ये देखना बेहद अहम होगा कि एनआईए की तरफ से क्या दलीलें दी जाती हैं। चूंकि आज पहली सुनवाई है अबू, तो ये माना जा सकता है कि आज दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे मामले में यासीन मलिक को नोटिस जारी करे और उनसे जवाब पूछे कि अगर फांसी की सजा की मांग जांच एजेंसी के द्वारा की जा रही है तो आपको फांसी की सजा क्यों ना दी जानी चाहिए। चूंकि निचली अदालत का फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है अबू क्योंकि अगर कोई अपराधी अपने गुनाह को मान लेता है कि उसने फिलहाल गुनाह किया है तो अदालतों का रुख बहुत नरम हो जाता है। मोस्टली जो अबू है अदालतें वो फांसी की सजा को प्रेफर नहीं करती हैं, ताउम्र कैद देने के सजाओं को ज्यादा वो प्रेफर करती हैं क्योंकि मौत की सजा एक ऐसी सजा है जिसके बाद कानून इसके मायने खत्म हो जाते हैं। लिहाजा अदालतें भी इस पूरे मामले को बहुत संजीदगी से देखती हैं कि क्या इस पूरे मामले में कोई भी आसार है अपराधी को थोड़ा सा उसके बारे में सोचने को लेकर। चूंकि इस पूरे मामले में यासीन मलिक ने कहा था कि उनको ट्रायल फेस नहीं करना है। उन्होंने
जो भी गलती की है उसकी वो सजा भुगतने को तैयार हैं। तो अदालतों का रुख भी इस पूरे मामले में नरम हो जाता है, क्योंकि अपराधी स्वयं कह रहा है कि उस पूरे मामले में वो इन्वॉल्व था। लेकिन अब एनआईए ये कह रही है कि चूंकि ये मामला बहुत गंभीर है, देश के अखंडता को तोड़ने की जो कवायद की गई थी वो यासीन मलिक के द्वारा की गई थी, जो पाकिस्तान में तमाम आका बैठे हैं उनसे संपर्क किया गया, उनसे पैसा लेके कश्मीर के हालात को बिगाड़ने की कोशिश की गई, तमाम ऐसे युवा हैं जिनको बरगलाने की कोशिश की गई। ऐसे में यासीन मलिक को फिलहाल समाज में रहने का कोई हक नहीं है और अदालत कठोर से कठोर अगर सजा देती है तो इससे कहीं ना कहीं समाज में एक बड़ा उदाहरण पेश होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश करता है, कोई भी व्यक्ति देश की संप्रभुता पर हमला करता है, तो उसके लिए कानून और अदालत कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं गंभीर हैं और सजा देने में भी बहुत तत्पर हैं। अब ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि आज एनआईए की दलीलों के बाद देखना बेहद अहम होगा कि कोर्ट क्या कुछ कहता है, लेकिन चूंकि सुनवाई पहली है तो उम्मीद ये की जा सकती है कि आज कोर्ट इस पूरे मामले में यासीन मलिक को नोटिस जारी करे। बिल्कुल सुशील, बिल्कुल अब कोर्ट का रुख देखना होगा क्या कुछ होता है। बहुत डिटेल में तमाम चीजें आपने बताई हैं, आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही इस पर सुनवाई होगी आपके पास दोबारा से आएंगे और जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील पांडे हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो आज का दिन यासीन मलिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाईकोर्ट में उनकी सजाए मौत पर सुनवाई होने वाली है। हमारी नजर भी लगातार इस खबर पर बनी रहेगी। आगे बढ़ेंगे। बारामूला पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई में 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 2 गैर मकामी भी शामिल हैं। खेतंगन, कनिशपुरा और फतेहपुरा में यह कार्रवाई की गई है और ये गिरफ्तारियां हुई हैं। मंशियात फरोशों के कब्जे से ममनुआ अशिया भी जब्त की गई है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के भलीसा डूसा में सड़क की तामीर का काम पाए तकमील को पहुंच चुका है। भलीसा के लोगों ने डीसी डोडा और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। साल 2006 में इस इलाके में सड़क की तामीर का काम शुरू हुआ था। 18 साल बाद सड़क की तामीर का काम अब मुकम्मल हो चुका है। इलाके के तलबा का कहना है कि 2-3 घंटे पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। राब्ता सड़क न होने की वजह से मरीजों को मुश्किलात पेश आ रही थी। आज हमें इतनी खुशी है, 2023 में हमें रोड आ रही है। हमें जब स्कूल जाना पड़ता था, कॉलेज जाना पड़ता था, 2-2, 3-3 घंटे हमें पैदल जाना पड़ता था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, बारिशें होती थी, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। तो आज मतलब हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमें रोड पहुंच गई है। बस हमें ये है कि देखो विदाउट रोड के हमारे इतने मतलब टूरिस्ट इधर आते थे, लोग आते थे लोग घूमने, तो आज देखो रोड आ गई है, अब सारे आ सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमारी अच्छी जगह है यहाँ पे। ये बात आपने सच बोली कि जब हम स्कूल जाते थे, हायर सेकेंडरी कॉलेज वगैरह जब भी हमारा होता था, तो हमें 2-2, 3-3 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था, चल के आना पड़ता था। कभी गर्मी होती थी, कभी बारिश होती थी, जिसकी वजह से हमारी स्टडी में हमें प्रॉब्लम्स आती थी, हमारा टाइम वेस्ट होता था। जब से रोड आई है तब से हर चीज़ अच्छी है। मतलब अभी जैसे जहाँ पे हमें 1 घंटा लगता था, वहाँ पे अभी हमें 20 मिनट्स लगते हैं। 2006 में इस काम मतलब ग्वारी ढोसा रोड का जो है काम शुरू हुआ। 2006 से लेकर 14 तक ये काको में बंद रहा, फिर भारती बंद रहा, और 14 से लेकर अभी तक जो ये अपने पॉइंट पर आज जो हमारी ये रोड पहुंची है। इसके लिए मैं सबसे पहले अपने डीसी साहब विशेषपाल महाजन जी, एसएसपी अब्दुल क्यूम चौधरी जी, एसडीएम अपने अरुण कुमार बडियाल जी, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब और एक्स एमएलए श्री दिलीप सिंह परिहार का इसमें एक अहम रोल रहा। 2002 में इसकी डीपीआर बनी थी और उसके बाद ये सियासत का शिकार हो गई ये रोड, और ये 2014 तक ये बस वैसे ही रहा, कठपुतली की ही तरह चलती रही। उसके बाद मुबारकबाद दूंगा अपने एमएलए साहब को, दिलीप सिंह परिहार जी को, उन्होंने जो पैन ली यहाँ के लिए, और उसके साथ साथ में जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो पैन ली इस रोड के लिए, तो उनको भी सैल्यूट करूँगा कि मतलब रात दिन इन्होंने एक करके इस रोड को यहाँ तक पहुँचाने में हमारी मदद की। इस वक्त भी जनाब तहसीलदार साहब और नायब साहब आए हुए हैं, लेकिन वो जियो रेफरेंसिंग कर रहे हैं अभी इस रोड का, तो मैं उनको भी धन्यवाद कहूँगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेला खीर भवानी के सिलसिले में डीपीएपी के सूबाई सदर और साबिक मेंबर असम्बली देवसर मोहम्मद अमीन भट्ट ने माता
त्रिपुर सुंदरी के स्थापन देवसर का दौरा किया और यहां मौजूद कश्मीरी पंडितों को खीर भवानी मेले की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने भाईचारा कायम रखने की अपील की और वादी में खुशहाली और अमन की दुआ की। पिछले 20 साल से हम यहाँ पर आते हैं। इस दिन ये माता खीर भवानी सुंदरी जो इधर खनबरनी में है स्थापन, इधर आते हैं हम। कभी 10 लोग आते थे यहाँ, कभी 20 लोग आते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, हजारों की तादाद में कश्मीरी पंडित यहाँ पर है। हम यही दुआ करते हैं, अमन होना चाहिए, अमन होना चाहिए और आज जो ये बारिशों का दौर ये रुकना चाहिए। यही दुआ आज यहाँ करेंगे। खास मैसेज कोई कश्मीरी पंडितों के लिए? यही आए कश्मीर, रहे अपने अपने जगह जहाँ से ये है, वनपुर से थे, यसू से है, ज्यादा यही इसका हमसाया लोग यहाँ आते हैं। यार हम यही दुआ करें अपने घर आए। और तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बैद्यनाथ कब्ज हर पुरानी ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। पुंछ एसओजी जवान तैनात थे। मालूमात के मुताबिक पुराने पुंछ मोहल्ले में रात 11 बजे कुछ लोगों ने 3 मुश्तबा अफराद को देखा जो हथियार लेकर आ रहे थे। इस इत्तला के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। काबिल जिक्र है कि इससे कबल 10 मई को भी इसी मोहल्ला पुरानी में सुबह सवेरे 2 मुश्तबा अफराद को देखा गया था, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में 2 रोज तक सर्च ऑपरेशन चलाया था। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल जुकरपटन को महकमा तालीम ने 2017 में गैर महफूज करार दिया था। ताहम इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद आज तक महकमा तालीम ने स्कूल को असरनो तामीर करने में कोई कदम नहीं उठाया। स्कूल की खस्ताहाली की वजह से बच्चों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं और वालिदैन में भी तशवीश पाई जा रही है। वालिदैन का कहना है कि जहां सरकार स्कूलों का बुनियादी ढांचा मुस्तहकम बनाने के बुलंद दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हक़ाइक़ कुछ और दिखाई दे रहे हैं। जुकरपटन के लोगों ने सरकार और खासकर महकमा तालीम के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। उन्होंने सरकार से अपील की है कि बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने और रोशन बनाने के लिए इस स्कूल को नए सिरे से तामीर किया जाए। मालूक रोजन वाल में बस्ती रोजन वोल जनाब, ये बिल्डिंग इन दोन सह बिनिल गो सह हेवी बूचाल आव तम सत गई क्रेक ये अंदर पे डिपार्टमेंट तोर आव, JE साहब आई और अस कोर वारिया तकदाव अम खतर डिपार्टमेंटस गई तो चूंकि यह फुली डैमेज बिल्डिंग यसान वन आला हुकूमन कि बिल्डिंग ज़्यादा तामीर नव इन कर बचन गई प्रॉब्लम हल क्या अकोमोडेशन लिहाज काफी रोल ये बारिश वसान बचन अड़न पे मास्टर छुट्टी करें चूँकि वन कि बिल्डिंग नव इन बनाने कि बचन हज दिक्कत गई दूर हैं जी। ये गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल सुकर की जो बिल्डिंग आपने अभी इस खस्ता हालत में देखी, आपने देखा सर इसकी जो खस्ता हालत वो आपने अपने आंखों से देखी, कैमरे की आंख ने भी उसे रिकॉर्ड किया। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उससे पहले अब इस बिल्डिंग में पढ़ते थे, अब वो यहाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि ये बिल्डिंग खस्ता हो चुकी है। उतना ही नहीं, अब यहाँ पे जो आवारा कुत्ते हैं इस बिल्डिंग में जो अभी इसके वरांडा पे बैठते हैं, उनके यहाँ रहने से जो बच्चे हैं वो दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। पिछले दिनों यहाँ पे एक बच्ची को भी उन्होंने काटा। उतना ही नहीं, यहाँ पे शाम के बाद अब कुछ आवारा जो लड़के बैठते हैं वो यहाँ पे सिगरेट वगैरह पीते हैं। उतना ही नहीं, आप इसके शहर में देखिए गंदगी कितनी जमा हो गई है। हमारी गुजारिश है ZEO लिहालपुरा से और चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला से, या तो इस बिल्डिंग को नए सिरे से बनाएं या इस स्कूल को ही दूसरी जगह मुंतकिल करें। आप जगह, चूँकि डिपार्टमेंट खुद जगह तलाश करे और इस बिल्डिंग को किसी
किसी दूसरी जगह मुंतकिल करें, या फिर यहीं पे अगर उनको लगता है कि बेहतर है तो इस बिल्डिंग की जो मरम्मत की जाए या नए सिरे से बनाई जाए, ताकि जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल तबाह ना हो, अच्छी तरह से पढ़ पाएँ। यही हमारी गुजारिश है। ये मसला कि बिल्डिंग क्रेक गम 2005 मतलब मसल 2005 पे 2017 तान गो नी कुन किस्म जड़ियो न्यालपुरस वोत तस पे वो मसल कि जन वन तान कुन किस्म कह शनाख्त गई सैनिस मसलस कहें। वनकस बिलफोर यह वन कि सुनवाई गम गर्ज वनकस खड़ा कि अस करो यह मसल हल कि तुंद वसादत सत वात कि एजुकेशन डिपार्टमेंटस पे कि कर बिल्डिंग जाए नो तमीर तो बे यह 8th तान ये वनकस 200 करीबन 200-300 बच्चे तम आसन पुलस तुलबागस मज खसान वनकस हाई स्कूलस मज ये पे कि 1 किलोमीटर तिमन पे सफर कर। तो शुक्र गुजार तुंद कि अगर सोन मसल महकमा एजुकेशन पे वाति। वादी कश्मीर में रूसी सफेदों के दरख्तों से निकलने वाले रुई के गाले लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। रूसी साख्त सफेदों से उतरने वाली रुई ने लोगों की नाक में दम करके रखा है और रुई के गालों से लोग सांस और एलर्जी का शिकार हो रहे हैं। आज के इस खुशगवार मौसम में भी लोग मुंह और नाक ढककर चलने पर मजबूर हैं, क्योंकि सफेदों से गिरने वाली रुई निज़ाम तनफ्फुस की बीमारियों की बड़ी वजह बन रही है। अदालती अहकामात के बाद अगरचे हुकूमती सतह पर कई बार रूसी सफेदों को काटने और नए रूसी सफेदे लगाने पर पाबंदी लगाने के दावे किए गए, ताहम जमीनी सूरत हाल बिल्कुल अलग है। जो ये काटन निकल रहा है पॉपुलर ट्री से, इससे बच्चों की बीमारी हो सकती है और लिहाजा छोटे बच्चों की बीमारी हो सकती है। इससे पहले कोविड चल रहा था, उससे भी बीमारी हो सकती थी। जो ये सभी बच्चे हम स्कूल से निकलते हैं तो नाक में चला जाता है, गला में चला जाता है, फिर इससे बीमारी हो सकती है। जो यहाँ पे पॉपुलर ट्री से कांटा निकल रहा है, ये हमारे गले में और मुंह में जा रहा है, इससे हम बीमार पड़ जाते हैं और इससे बहुत तरह की बीमारी होती है। और जो पहले कोविड था उसके अलामत बहुत भी वो फिर भी आ सकता है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं इन पॉपुलर ट्रीज को काटा जाए। लिहाजा हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं इन पॉपुलर ट्रीज को काटा जाए। बाकी बस और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, जो ये सफेदी का दरख्त है इससे ये रुई निकलता है, इससे ये हमारे नाक में चला जाता है और मुंह में चला जाता है, इससे बीमारी यहाँ पैदा हो जाती है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि यहाँ सफेदों को काटा जाए, खत्म किया जाए। जहाँ जहाँ पे ये ट्रीज जो हमें दिखते हैं जो ओल्ड हो गए हैं और जिनको काटना जरूरी है वो हम कर रहे हैं। पूरे हाईवे पे आप देखेंगे काफी ट्री कटिंग जो है इस पे चल रही है, वो पुरानी भी हो गई और साथ साथ ये पोलन का भी इसमें इशू है। एक फेज मैनर में इसको हम ऑलरेडी बात। अनंतनाग के पांजत काजीगुंड इलाके में रोहनपोश त्यौहार मनाया गया। इस दिन इलाके के सैकड़ों लोग जमा होते हैं और इज्तिमाई तौर पर पांजत के चश्मों में मछलियां पकड़ी जाती हैं। मछलियां पकड़ने के दौरान पांजत चश्मों की सफाई भी की जाती है। यह रिवायती त्यौहार माहौल दोस्त है। पांजत के इर्द गिर्द लगभग 100 कुदरती चश्मे हैं जो न सिर्फ दर्जनों इलाकों को ज़राई तौर पर सैराब करते हैं, बल्कि इस पानी के लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और ट्राउट फिश फार्मिंग के लिए भी ये पानी काफ़ी अहमियत का हामिल है। चालीस साल से इस नाग की सफाई हो रही है मेरी फिक्र में। तो मैं 40 साल का हूँ। मैं ही नहीं, ये गाँव ही नहीं बल्कि आसपास जो गाँव है बच्चे बूढ़े सब आते हैं इस दिन। इसको हम कश्मीरी में रहनपोश कहते हैं। इस दिन को ये बड़ा त्यौहार है हमारा, सदियों से रहा है। हमारे पुराने लोग भी करते आए हैं, हम भी करते आए, हमारे बच्चे भी, हमारा परंपरा रहा है। तो इसके साथ साथ हम मछलियाँ भी पकड़ते हैं और इसके साथ साथ इस चश्मे की सफाई भी हो रही है ताकि पानी ज़्यादा निकलता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अजीम सा दिन हम मनाते हैं हर साल में। हमारे असलाफों का तरीका है और हमारे जो बुज़ुर्ग इस दुनिया से चले गए उनका तरीका है। तो बहुत साल से हम मनाए जा रही है दिन। और ये हर दिन नहीं होता है, हर साल में एक दिन होता है जिस दिन हम रोहन पोश डालते हैं अपने बुजुर्गों के लिए, लेकिन फातिया बेचते हैं, तहलीलात बेचते हैं। और ख़ास कर ये खुश इस नाग में ये खुशूसियत की ये सिर्फ एक नाग नहीं लेकिन बल्कि 500 नाग है, इसलिए इसको इस हमारे गाँव को ये नाम पांच
रखा है नागों के यानी कि चश्मे के बुनियाद पर 500 नाग निकलते हैं और ये सब इकट्ठे जमा होते हैं। नीचे एक वली, जिस नाग से नीचे एक ज़ियारत है उसका नाम है, उस ज़ियारत जो वहाँ पे वली है उसका नाम है शेख आफ्ताब अलैहिर्रहमा रहमतन वासिअ। जो और एक ज़ियारत है और उसके हम कहते हैं कि नागमोज। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें खुशूसी ये है कि यहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं जो तहसील खासकर पांजत के आसपास जितने भी गाँव हैं, दरमियान है, वामपुरा है, पांजत है, सरंसू है, शमपुरा है, बहुत सारे हमारे भाई बुजुर्ग आते हैं। और चलिए इस वक्त तो बड़ी खबर आ रही है, ब्रिक्स के वज़राए खारजा की मीटिंग है। 1-2 जून को ये मीटिंग होगी, जनूबी अफ्रीका में होगी मीटिंग। इस मौके पर वज़ीर खारजा एस जयशंकर की हो सकती है 2 तरफा मुलाकात। चीन और रूस के वज़राए खारजा से भी मुलाकात हो सकती है। गोवा में दोनों ममालिक के वज़राए खारजा से हुई थी मुलाकात। तो ब्रिक्स के वज़राए खारजा की मीटिंग होने वाली है। आपको बताते चलें कि 1 और 2 जून को मीटिंग होगी, जनूबी अफ्रीका में होगी मीटिंग। इस मौके पर वज़ीर खारजा एस जयशंकर की 2 तरफा मुलाकात हो सकती है चीन और रूस के वज़ीर खारजा से। आपको बताते चलें कि इससे पहले गोवा में दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा से मुलाकात हुई थी, उसके बाद से अभी तक ये मुलाकात नहीं हुई है। ऐसे में अब जनूबी अफ्रीका में होने वाली ब्रिक्स के वज़ीर खारजा की मीटिंग 1 और 2 जून को मीटिंग होगी और जनूबी अफ्रीका में मीटिंग होगी। इस मौके पर वज़ीर खारजा एस जयशंकर भी इसमें शामिल होंगे और वज़ीर खारजा एस जयशंकर इस मीटिंग में 2 तरफा मुलाकात चीन और रूस के वज़ीर खारजा से भी 2 तरफा मुलाकात कर सकते हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है, बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। मंशियात लेकर जा रहे ड्रोन मार गिराया है। अमृतसर बॉर्डर के करीब का ये मामला है। तो एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत, बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। मंशियात ले जा रहा ड्रोन मार गिराया गया है। अमृतसर बॉर्डर के करीब का ये मामला है जहां पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को पकड़ा है। बीएसएफ ने मार गिराया है पाकिस्तानी ड्रोन को। मंशियात लेकर ये ड्रोन जा रहा था जिसे मार गिराया गया। अमृतसर बॉर्डर के करीब का मामला है क्योंकि हालिया कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ड्रोन के जरिए से मंशियात की स्मगलिंग काफी बड़े पैमाने पर हो रही है। इससे पहले ड्रोन के जरिए हथियार भेजे जा रहे थे और अब मंशियात और नशीली जो अद्वियात हैं उन्हें ड्रोन के जरिए से उस पार से इस पार भेजा जा रहा है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है और इस ड्रोन में मंशियात को लेकर यह ड्रोन जा रहा था। नशीली अद्वियात मिली है। अमृतसर बॉर्डर के करीब का मामला है क्योंकि पंजाब का जो इलाका है ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर का इलाका और यहाँ पर अक्सर इस तरह से अटेम्प्ट होते हैं और ड्रोन के जरिए से उस पार से नशीली अद्वियात को भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बीएसएफ काफी चौकस है। बीएसएफ ने एक बार फिर अपना कारनामा दिखाया और बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। मंशियात लेकर यह ड्रोन जा रहा था। अमृतसर बॉर्डर के करीब का ये मामला है। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।